अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिकाय हेतु अमरूद की उन्नत किस्म एवं बाग की स्थापना। अधिक पैदावार के लिए मक्का की फसल में किए जाने वाले कार्य। नवजात बछड़े बच्चियों की देखरेख पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि अधिक उत्पादन के लिए कौन से किस्म का चुनाव करें एवं उसका रेखांकन किस प्रकार का हो तथा पौधरोपण करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इन सभी बातों की जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर की वैज्ञानिका डॉक्टर रश्मि वाजपेयी। कि अमरूद का यदि हमें फलदार वृक्ष लगाने हैं तो हम किस तरीके से उसको लगा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले जब भी हम कोई बगीचे का चयन करते हैं कि हमें अमरूद का लगाना है या नींबू का लगाना है या पपीते का लगाना है, तो सबसे पहले तो हमें जिस जगह लगाना है उस जगह की हम मिट्टी का परीक्षण करा लें और उसके अनुसार जो भी अनुशंसा उसमें की गई है, यदि हमारी ज़मीन जो है कम उर्वरक वाली है तो हम उसमें उसी के अनुसार उर्वरक और खाद की मात्रा दें। इसके पश्चात हमें यदि अमरूद के बगीचे लगाने हैं तो अमरूद के बगीचे लगाने के लिए हमारे जो गड्ढे खोदने का कार्य है वो हमें गर्मियों में ही कर लेना है। अर्थात अप्रैल से मई का जो महीना है जिसमें 40 से 40 से ऊपर का तापक्रम रहता है, तो ऐसे में हम अपने बगीचे हेतु यदि हमें 1 बीघा में 2 बीघा में जितने भी जगह पे लगाना है हम उसमें गड्ढे खोद के डाल दें। जैसे इसके लिए जो गड्ढे हम खोदते हैं वो लगभग 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे जो है हमारे गड्ढे होने चाहिए। गड्ढे खोदते समय ये ध्यान रखें कि जो उसकी ऊपरी मिट्टी है वो हम एक तरफ डालें और जो नीचे की आधी मिट्टी है वो हम दूसरी तरफ डालें। जब हमारे गड्ढे खुद जाएंगे तो फिर हम इंतज़ार करते हैं बरसात का, और उससे पहले हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये कि हम अमरूद के अच्छे, स्वस्थ और उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों को चुन लें कि हमें कहाँ से उन्हें लेना है। क्योंकि हमारे इधर मध्य प्रदेश में आपका भोपाल में एक ईंटखेड़ी जो है फल अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से हम इसके पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करें अमरूद की किस्मों की, तो किसान भाइयों, अमरूद में ग्वालियर 27 एक बहुत ही अच्छी इसकी किस्म है। दूसरी जो पहले चला करती थी इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। चौथी किस्म है श्वेता, ललित ऐसी किस्म है जिसमें गूदा हमारा लाल है, जिसके बगीचे आप यहाँ पर देखेंगे। इन सभी किस्मों के जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी किस्मों के बगीचे यहाँ पे लगे हुए हैं।
तो इस तरीके से ये 4-5 किस्में हैं। तो जब हम पौधे लेकर आ जाएं उससे पहले हम जो है गड्ढों की मिट्टी को भर लेंगे। गड्ढे की जो ऊपरी मिट्टी है उसमें ही हमें समस्त खाद और उर्वरक को देना है। तो प्रति गड्ढा हम कम से कम 20 किलो जो है गोबर की पकी हुई खाद उसमें डालेंगे, जो ऊपर की मिट्टी है उसमें। और जो नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा है वो लगभग 100 ग्राम हमें नत्रजन देना है, 80 से 90 ग्राम हमें फास्फोरस देना है और पोटाश भी हमें 100 ग्राम देना है। तो इस तरीके से हम गड्ढे खोद करके खाद और उर्वरक उसमें मिला करके, साथ ही इसमें हम जो है क्लोरपाइरीफॉस दीमक की दवा और फफूंदी नाशक दवा में कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, ये हमारे पास सब फफूंदी नाशक दवाएं हैं। इनको हम जो है गड्ढे में मिलाएं और उसके बाद हम जो है गड्ढों को भरें और 1 से 2 बरसात के बाद जितनी मिट्टी उसमें सेट होनी होगी हो जाएगी। इसके पश्चात ही हम अमरूद के पौधों को गड्ढों में रोपें। रोपने के लिए जो दूरी है वो हमारी जो कलमी पौधे हैं उनको हम 5 बाय 5 मीटर पर रोप सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो हम 5 मीटर रख सकते हैं। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी भी हम 5 मीटर रख सकते हैं। 6 मीटर भी रख सकते हैं, 7 मीटर भी रख सकते हैं। ये अनुशंसाएं हैं। और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसमें हमारे बगीचे जो है वो 3 बाय 3 मीटर पर इसके अमरूद के पौधे रोपे जाते हैं। इसमें भी एक जो उच्च तकनीक आ गई है वो है अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई में हमारे जो पौधे हैं वो 1-1 मीटर की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। तो इससे फ़ायदा बस ये है कि हम प्रति बीघा बहुत अधिक उत्पादन ले लेते हैं। तो ये किसान भाइयों थी अमरूद के बगीचे लगाने के लिए जो सावधानियाँ हैं। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बगीचा बहुत ही अच्छा और उन्नत और फलदार फल अधिक देने वाला होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं। खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। कुछ राजनीति की, कुछ जनता की। वक्त के पन्नों में छिपे हैं ऐसे कई सवाल। हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मक्का की फसल बुआई के समयानुसार बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी और इस समय फसल में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन के अलावा कीट व्याधियों का नियंत्रण भी जरूरी है, तभी फसल से आगे चलकर अधिक उपज प्राप्त होगी। तो मक्का की फसल में कौन कौन से कार्य को करना जरूरी है, जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर टी.डी. पांडे से। और आज 1 महीने का हो गया। इसके पहले इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की जो अनुशंसित मात्रा है वो डाली गई है। उनमें से नाइट्रोजन जैसे अनुशंसित मात्रा, और ये क्षेत्रवार अलग अलग होता है, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। तो ये छत्तीसगढ़ जो प्लेन क्षेत्र है, हमारा बिलासपुर क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी जो अनुशंसित मात्रा है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास अनुशंसित है। तो जब हम इसकी बुवाई किए थे उस समय इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा इसमें डाल दी गई थी। अब जो फसल हमारी नी हाइट घुटने के बराबर हो जाती है तो इसमें 30 दिन के बाद, 30 से 35 दिन के बाद नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा होती है उसका उपयोग करते हैं। तो अभी हमने इसमें नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा डाल दी है। अब चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा डालने से इसकी बढ़वार अच्छी होगी, जिससे जब इसमें भुट्टा आएंगे, फल लगेंगे तो, और हो सकता है हवा वगैरह भी आ जाए तो पौधे गिरने की संभावना रहेगी। तो किसान भाइयों की सलाह दी जाती है कि इस अवस्था के बाद मौसम को देखते हुए इसमें मिट्टी चढ़ाई का कार्य जरूर करें।
और इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने पहले ही पेंडिमेथिलिन का उपयोग कर दिया था, जिससे आप देख रहे हैं कि फसल में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं है। और यदि संभव हो तो यदि थोड़ा बहुत खरपतवार आते हैं तो उसको निदाई मैनुअली आदमियों के द्वारा निदाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से अब इसमें और बीच में इसमें सूट फ्लाई का कुछ प्रकोप दिखा था, जिससे हम इसमें ट्राइजोफास करके एक इंसेक्टिसाइड है, उस इंसेक्टिसाइड का उपयोग 1.5 ग्राम या 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से करके इसमें प्रति हेक्टर के हिसाब से डाल दिए। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अब किसी प्रकार से स्वस्थ पौधे हैं। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में यदि पानी, चूंकि अगस्त का समय है, पानी गिरने की संभावना बनी रहती है, यदि ज़्यादा पानी गिरता है तो इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर करें। इसमें लगने वाले कीटों की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो कीट देखने में आ रहा है उसे तना छेदक कीट के नाम से जानते हैं और इस कीट का प्रकोप फसल के 30 से 35 दिन बाद दिखाई देने लगता है। इस कीट की इल्ली मुख्य तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाती है, जिससे बीज का भाग सूखकर या मुरझाकर मर जाता है। और इसी में जो तीसरा कीट हानि पहुंचाता है उसे फौजी कीट के नाम से जानते हैं। यह मक्का की फसल पर 30 से 40 दिन की अवस्था के बाद इस कीट की इल्लियां केंद्रीय पोंगली में छिपी रहती है तथा रात के समय पौधों की पत्तियों और फूल व भरे हुए दानों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। और इसी कीट देखने में आता है वह है माहू। इस कीट का आक्रमण भी फूल के समय अधिक होता है तथा ये कोमल भागों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अब आइए इन कीटों के समेकित नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम, जिसके अंतर्गत मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। कीट प्रकोप कम करने हेतु अनुशंसित फसल चक्र अपनाएं। तना छेदक, सफेद भृंग एवं भुट्टा भेदक के वयस्क रात्रि में प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, अतः प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। तना छेदक के नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिफास 20 EC 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। पत्तियों के आसपास दानेदार दवा कार्बोफ्यूरॉन 3G 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तना छेदक के नियंत्रण हेतु 4 से 6 दाने प्रति पोगली डालें। माहू कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, अतः इनके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 EC 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कृषि सह व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान बैकयार्ड मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे उन्नत नस्लों का चुनाव, आवास, आहार, देखरेख इत्यादि। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो व्यवसाय कम लाभकारी होगा। अतः बैकयार्ड मुर्गी पालन के विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार। ग्रामीण मुर्गी पालन योजना के तहत अथवा घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन योजना के तहत बैकयार्ड मुर्गी पालन जिसको कहा जाता है, उसके तहत आप मुर्गी पाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। चाहे आपके पास 2-4-500 रुपए है, उसमें भी आप चाहे तो ये मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। या अगर ऑर्गेनाइज रूप में थोड़े से अगर आपके पास पूंजी है तो 10 से 15 हजार रुपया में छोटा सा बांस बल्ला से जोड़कर एक फार्म बना करके मुर्गियां रखकर उसका पालन कर सकते हैं। घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड मुर्गी फार्मों के लिए झारखंड के लिए, बिहार के लिए जो अनुशंसित हमारी नस्लें हैं मुर्गियों की, बिना किसी ज्यादा इनपुट के की जा सकती है, वह है बनराजा एवं ग्राम प्रिया। भारत की मुर्गी परियोजना निदेशालय, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई नस्लें हैं जो बिहार के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। अगर आप छोटा सा फार्म बनाना चाहते हैं तो उस फार्म में जो फीडर या ड्रिंकर आता है, बाजार में प्लास्टिक का फीडर और ड्रिंकर उपलब्ध है, इस दोनों का प्रयोग करके आप छोटे से घर में
आप चाहिए तो पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए 1 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अगर अंडा के लिए रखे हुए हैं तो 2.5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी की दर से स्थान की आवश्यकता पड़ेगी अंडोत्पादन के लिए। ग्रामप्रिय नस्ल की मुर्गियां 1 वर्ष में ये लगभग 180 अंडे तक देती हैं। इनकी अंडोत्पादन क्षमता आपकी गांव वाली मुर्गियों से लगभग 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। दूसरा, गांव की मुर्गियां जो हैं वो 1 वर्ष के बाद उनका शारीरिक वजन 1.5 से 2 किलो के आसपास होता है, लेकिन ये उन्नत नस्ल की देसी मुर्गियां जो हैं बनराजा और ग्रामप्रिय, इनका शारीरिक वजन लगभग 3 से 3.5 किलो के आसपास हो जाएगा। सिस्टम में अथवा एक्सटेंसिव सिस्टम में तीनों पद्धति में पाल सकते हैं। उसमें नीचे बिछाली बिछा दीजिए, कुन्नी का बिछाली 4 से 5 इंच मोटी, या फिर धान का भुस्सी जो गांव में बिछा करके, और उसमें आप मुर्गियों को रख करके पाल सकते हैं। फीडर को आप हैंगिंग पोजीशन में दाना का बर्तन रखा जाता है ताकि मुर्गियां अपने आवश्यकता अनुसार उसमें से दाना चूक सकें। टिंकर को जमीन पर तनको और उसको प्रत्येक दिन अथवा 1 दिन के अंतराल पर उसके स्थान को बदल दिया जाता है, क्योंकि पानी पीने के क्रम में जो पानी गिरेगा कुन्नी पर या धान के भुस्सी पर जो गिरेगा वहाँ नमी पैदा करती है, और नमी कई तरह हो गई। इसमें आप मुर्गी रख करके और आप फार्म खोल सकते हैं। 1 दिन के चूजे आप चाहिए तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची झारखंड से आप प्राप्त कर सकते हैं 1 दिनी चूजे। इसे आप लेकर के पालें। 6 महीने के चूजे हो जाने पर इनमें अंडोत्पादन शुरू हो जाता है। प्रारंभ में अंडों का आकार छोटा होता है, लेकिन अगले 1-1.5 महीने के बाद अर्थात अंडा देना शुरू करते हैं, उसके 30 से 35 दिनों के बाद इनके अंडे का औसत वजन 60 से 65 ग्राम होता है, जबकि देसी मुर्गियों का अंडे का औसत वजन 35 से 40 ग्राम होता है। और अंडों का रंग भी बिल्कुल गांव वाली मुर्गियों की तरह भूरा अंडा होता है, जिससे कि आपका बाजार भाव भी उत्तम मिलता है, अधिक मिलता है। जहां तक इसकी आहार व्यवस्था की बात है तो जो आप ब्रॉयलर फार्म के लिए अर्थात उजली मुर्गियां जो पाली जाती हैं मांस उत्पादन के लिए, उसके लिए जो आहार बाजार में उपलब्ध है वही आहार ब्रीडर राशन या फिर ग्रोअर राशन अथवा फिर लेयर राशन के नाम से उपलब्ध है। वो राशन आप बाजार से लेकर के और दे सकते हैं। 1 दिन वो चूजों को जो आप ला कर रखते हैं उसके लिए अलग से मैस राशन पतला दाना रहता है, जिससे 1 दिन चूजे 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक अच्छे से उसको चुग पाते हैं और खा पाते हैं। वो राशन आप उसे लेकर के दीजिए। राशन खरीदने में, दाना लेने में एक चीज का किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि वो दाना आप कभी उच्च स्तरीय दुकान से खरीदें। अंडों के रखने के लिए वो कूट का बना बनाया आता है, गत्ते की बनी हुई, जिसमें अंडे बहुत बढ़िया से रखे जाते हैं। वो आप बाजार से बिल्कुल ही कम कीमत में खरीद सकते हैं, चाहे आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या छोटे स्तर पर मुर्गी फार्म खोले हुए हो। उसमें अगर अंडे आप रखते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। ये अंडे आप बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके मांस का टेस्ट भी बिल्कुल गांव वाली मुर्गियों की तरह ही होता है। इसके अंडे का स्वाद भी गांव वाली मुर्गियों की तरह होता है, इसलिए इसकी मांग सर्वाधिक होती है देहात में, गांव में के बाजार में। और इसके बाजार के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है और अधिक से अधिक आमदनी इससे प्राप्त होती है। तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करके आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज़ थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश। लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ गाय भैंस भी पालते हैं और वो इनकी देखभाल तो अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े बछियों की देखभाल पर विशेष ध्यान नहीं देते। इस कारण इनकी मृत्यु दर अधिक होती है। तो कैसे करें इन नवजात बछड़े बछियों की देखरेख? आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर पीपी सिंह से। डेयरी के छोटे पशु होते हैं, जहाँ बछड़े बछियाँ रहते हैं, उनकी देखभाल बरसात के मौसम में किस प्रकार करें, उनकी बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार करें, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। छोटे पशुओं में अपने को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। छोटे पशु जो चरने जाते हैं उनमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी पिला के उनको चरने के लिए छोड़ें, क्योंकि बरसात में जगह जगह गंदा पानी इकट्ठा रहता है और उस पानी को पीने से पशुओं में पाचन संबंधी बीमारियां और कई परजीवियों के अंडे और जीवाणु पहुंच जाते हैं, जो कि उनको बाद में परेशान करते हैं या उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो बछड़ों में ये चीज़ें करनी है अपने को। इसके अलावा यदि बछड़े कुछ नए बछड़े हैं जो कि अभी वर्तमान में गाय या भैंस का दूध पी रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सलाह है कि जो कृमिनाशक दवाई हैं खिलाने वाली पिलाने वाली, उनका नियमित रूप से पिलवाते रहें, खिलवाते रहें। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में उनको सूखा भूसा भी देना अपन प्रारंभ कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लगभग आधा से 1 किलो के आसपास अपन उनको भूसा दे सकते हैं। इसके अलावा हरे चारे की मात्रा निश्चित रूप से इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूध बच्चे गाय या भैंस का भी पी रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको जो दूध है वो उनके शरीर भार का 1/10 भाग के बराबर देना है। यदि हम इससे अधिक मात्रा में छोटे बच्चों को या पशुओं को दूध उपलब्ध करवाते हैं, तो उस परिस्थिति में उनको दस्त या डायरिया हो जाता है और उसके कारण कई बार भैंस में मुख्य रूप से ध्यान दें तो कई बार भैंस में बछड़ों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः उनको दूध शरीर भार के 1/10 भाग के बराबर देना चाहिए और दूध भी एक साथ उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए। प्रयास ये करें कि दिन में 4 या 5 बार उसको उपलब्ध करवाएं, टुकड़ों में दें। छोटा छोटा मान लीजिए 2 लीटर दूध की यदि अपने को रिक्वायरमेंट या आवश्यकता निकल के आई है वजन के हिसाब से, तो उस परिस्थिति में अपने को लगभग 250 से 300 ml या 300 ग्राम दूध 5 या 6 टुकड़ों में पशु को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से ही अपने बछड़े स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और जिससे कि भविष्य में भी बेहतर उत्पादन देकर पशु किसान की आर्थिक उन्नति में योगदान दे सके। सबसे पहली बात तो ये है कि बरसात जैसे ही प्रारंभ होती है तो वर्षा पूर्व टीकाकरण के सिद्धांत पर अपने को अमल करना चाहिए। इसमें पशुओं में जो होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं उनमें गलघोंटू एक मुख्य बीमारी है, जो अपने आसपास के अंचल के ज़िलों में और ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस बीमारी से पशु को निश्चित रूप से बचाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा बीमारी कैसे होती है। सामान्यतः ये बीमारी एक जीवाणु के कारण होती है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया उसका नाम है। और उसके बाद में ये सामान्यतः 2 वर्ष से कम उम्र के जो छोटे पशु हैं उनमें बहुत तेज़ी से फैलती है। यदि 24 घंटे तक उपचार न किया जाए तो इसके बाद में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इस बीमारी का हम टीकाकरण बरसात से पहले करा लें सभी पशुओं में, जिससे कि उन पशुओं में उक्त बीमारी नहीं होगी और लगभग 1 वर्ष के लिए हमको पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता उस टीके से प्राप्त होगी। कई बार कुछ पशु छूट जाते हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उनमें बीमारी हो जाती है, तो उसमें बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रोगी को बहुत तेज़ी से बुखार आता है, उसके आँख से पानी, मुंह से लार टपकती है और बुखार जो है 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके बाद में पशु के गर्दन में सूजन आ जाती है, सूजन के साथ ही गर्दन में पानी भरने लगता है। यदि हम कान लगा के गर्दन के पास ध्वनि सुनने की, आवाज़ सुनने का प्रयास करें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि घर घर की आवाज़ आ रही है। 24 घंटे के अंदर यदि हमने पशु को उपचार उपलब्ध नहीं करवाया तो उस परिस्थिति में सांस की नली रुकने से या सांस की नली पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये इस बीमारी के लक्षण है। एक बार पशु को बीमारी हो जाने के पश्चात उसको हैवी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लगभग 3 से 5 दिन तक यदि हम देते हैं तो निश्चित रूप से पशु को इसमें बचाया जा सकता है। बड़े पशुओं में सामान्यतः ये बीमारी नहीं होती, लेकिन यदि हो जाती है तो उनमें सामान्यतः मृत्यु कम होती है और प्रभावित पशु उपचार के पश्चात पुनः ठीक हो जाता है। दूध उत्पादन में टेम्परेरी या कुछ समय के लिए गिरावट आती है इसमें बड़े पशुओं में। छोटे पशुओं की जहाँ तक बात है उनमें सीधी मृत्यु हो जाती है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबिल, जिला नरसिंहपुर के कृषक हाकिम सिंह ने। यह गन्ना की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो हाकिम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गन्ने की फसल में जो प्रमुख रोग हैं वो आपका जो लाल गलन है, जिसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है, उकठा रोग है और कंडुआ रोग प्रमुख रूप से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लक्षण हैं इन रोगों के आप देखेंगे तो अगर आपके खेत में लाल गलन नामक रोग लगा हुआ है तो आप गन्ने की बढ़वार आपको रुकी हुई दिखाई देगी। यदि बाहर किसी भी तरह के कीट का कोई प्रकोप आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें। यदि आप उसमें देखेंगे तो तने के अंदर आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों, तो मान लें कि ये लाल गलन नामक रोग आपके गन्ने में लगा हुआ है। इसी प्रकार उकठा जो रोग होता है, इसमें भी आपको गन्ने की बढ़वार रुकती हुई दिखेगी और पौधा सूखता जाएगा। यदि इस प्रकार का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें तो उसकी जो पोरियों वाला हिस्सा है वो लाल रंग का पड़ा हुआ होता है। पत्तियों की जो भाग हैं वो बीच में, जो पत्ती के बीच में मिडरिब या बीच में जो डंडी होती है वो पीले रंग की पड़ जाती है। यदि ये लक्षण किसान भाइयों दिखाई दे रहे हैं तो मान लें कि गन्ने में उकठा नामक रोग का प्रकोप हो रखा है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप चाहें तो कार्बेंडाजिम नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 ग्राम दवाई की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें। यदि आप और दवाई लगाना चाहते हैं तो वे चाहें या फिर बेनलेट 70% WP, इन दोनों में से कोई भी दवाई का 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के दवाई का आप प्रयोग करेंगे तो रोग से रोकथाम पाई जा सकती है और अन्य पौधों में इस रोग के प्रकोप को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो कंडुआ रोग हमें खेतों में दिखाई देता है, इसमें आप किसान भाई देखते हैं कि बीज की जो गोब है वो काले रंग का पाउडर जैसा जमा हो जाता है उसके ऊपर और गोब मुड़कर कोड़े जैसा आकार ले लेती है। यदि इस प्रकार के लक्षण हमारे किसान भाइयों को दिखाई दे रहे हैं तो वे अपने खेत में प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इस दवाई के छिड़काव के लिए आपको 250 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इस दवाई के छिड़काव के पश्चात कंडुआ रोग से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, कंडुआ रोग यदि आपके खेत में लगा है तो आपको सावधानी ये रखनी है कि उसके जो प्रभावित पौधे हैं वो खेत में ना रह पाएँ और उन्हें उखाड़ते वक्त विशेष सावधानी ये रखनी है कि हवा के प्रभाव से उनका जो पाउडर है काले रंग का, जिन्हें हम स्पोर मास कहते हैं, वो अन्य पौधों पर ना पहुंचने पाए। इसके लिए कोशिश ये करें कि हमेशा किसी कपड़े से ढककर गन्ने के पौधे के ऊपरी भाग को काट लें और उसे खेत के बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। इस प्रकार से आप विभिन्न रोगों के विरुद्ध गन्ने की फसल में रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात से पूर्व जो भी नाइट्रोजन खाद की मात्रा बची हुई है उसे किसान भाई प्रयोग कर लें। इसके अलावा अन्य जो प्रबंधन की विधियां हैं उसमें किसान भाई गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं और बंधाई का काम कर सकते हैं। बंधाई से ये आपको लाभ होगा कि एक तो आपका गन्ना गिरता नहीं है, दूसरा जिस भी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदीनाशी दवाइयों का हम अपने खेतों में छिड़काव करना चाहते हैं तो उस छिड़काव के लिए हमें उचित माध्यम और रास्ता मिल जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु ग्वार की फसल में किए जाने वाले कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।